हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 8 बज चुकी है। आप जल्दी से जल्दी आओ ताकि महामैराथन क्लास को शुरू करें। जल्दी जल्दी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, महत्वपूर्ण प्रश्नों की महामैराथन। जी हाँ दोस्तों, महामैराथन क्लास है ये महिला एवं बाल अपराध के लिए। तो दोस्तों, अब की बार राजस्थान पुलिस पार करनी है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में लगे बेल के आइकन को दबा दो ताकि आपको इसी तरह पल पल की जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। शिक्षा में मानवीय भावनाओं व केंद्रीय स्थान प्रदान करने वाला दार्शनिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूसो। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक शक्तियों का प्रकाशन। एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आंतरिक शक्तियों का प्रकाशन। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूसो की। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति में साधक है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 2, समाज मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3, बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर 1, दार्शनिक। ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक। ऑप्शन नंबर 4, निषेधात्मक। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, पहलू की तरह है, यह प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन नंबर 1, रोश का। ऑप्शन नंबर 2, मैकडुवेल का। ऑप्शन नंबर 3, स्किनर का। ऑप्शन नंबर 4, गैरिसन का। तो दोस्तों, शिक्षा एवं मनोविज्ञान दो एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, तो ये कथन रोश का है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वप्रमुख सीमा है। ऑप्शन नंबर 1, मानवीय प्रयोग जनित प्रमाणित संबंधी। ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगशाला इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी। ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण संबंधी। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक संबंधी। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानवीय प्रयोग जनित प्रमाणित संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वप्रमुख सीमा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में से प्राचीनतम विधि है। तो दोस्तों, इसमें जो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, ऑप्शन नंबर 1, निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 3, अत्यदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर 4, मनोविश्लेषण विधि। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधि है प्राचीनतम वो हो जाएगी अंतदर्शनी विधि। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान में आधुनिक प्रयोगात्मक विधि को उधार लिया है। ऑप्शन नंबर 1, मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 2, समाज विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 3, भौतिक विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 4, प्राचीन साहित्य से। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भौतिक विज्ञान से। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। विकास प्रक्रिया के गुण को व्यक्त करने वाला सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर 1, गर्भ से लेकर जन्म तक चलती है। ऑप्शन नंबर 2, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। ऑप्शन नंबर 3, मृत्यु होने तक संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो दोस्तों, 10वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मृत्यु होने तक यह संपन्न होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11, मनोवैज्ञानिकों की राय में बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है।
ऑप्शन नंबर 1 लगभग 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 2 लगभग 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 3 10 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 4 लगभग 15 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों 11वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मनोविज्ञान की राय में बालक का मस्तिष्क परिपक्व होता है वो लगभग 6 वर्ष की आयु में होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, बालकों की शेषावस्था की आवाज़ होती है। ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष तक की, ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 3 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 4 15 वर्ष तक। तो दोस्तों 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष तक शेषावस्था की आवाज़ होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बालक के शारीरिक विकास के लिए अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 स्नायु मंडल के विकास को, ऑप्शन नंबर 2 मांसपेशियों की वृद्धि को, ऑप्शन नंबर 3 अंतःस्रावित ग्रंथियों के विकास को, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त तीनों को। तो दोस्तों 13वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त तीनों को। बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत जो सम्मिलित होता है वो स्नायुमंडल विकास को होता है, मांसपेशियों की वृद्धि को होता है, अंतःस्रावित ग्रंथियों के विकास को होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14, संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है क्योंकि यह बालक के शारीरिक विकास की द्योतक है। ऑप्शन नंबर 2 बालक के मानसिक विकास को प्रोन्नत करती है, ऑप्शन नंबर 3 बालक में भाषा का विकास करती है, ऑप्शन नंबर 4 बालक को नैतिक मूल्य सिखाती है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बालक को मानसिक विकास की प्रोन्नत करती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15, 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 लगभग 10 शब्द, लगभग 50 शब्द, ऑप्शन नंबर 3 लगभग 100 शब्द, ऑप्शन नंबर 4 लगभग 15 शब्द। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार होता है लगभग 100 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, तर्क जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्तियों का बालकों में विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 लगभग 7 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 2 लगभग 9 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 3 लगभग 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 4 लगभग 12 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लगभग 7 वर्ष की आयु में तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्तियों में बालक में विकास होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17, बालकों में काम प्रवृत्तियों की सुषुप्त अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्व बाल्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर बाल्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 युवा व्यवस्था। तो दोस्तों 17वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर बाल्य व्यवस्था। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्राय बाल्यकाल के दौरान बालकों की चिंता प्रवृत्ति का केंद्र होती है। ऑप्शन नंबर 1 माता पिता एवं शिक्षकों के प्रतायना, ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय कार्य, ऑप्शन नंबर 3 भावी योजना का निर्माण एवं पूर्ति, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक सम्मान की भावना। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भावी योजना का निर्माण एवं पूर्ति। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। किशोरावस्था भारी दबाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये शब्द किसके हैं। आइजैक, ऑप्शन नंबर 2 करमाइकल, ऑप्शन नंबर 3 स्टेनली हॉल, ऑप्शन नंबर 4 इटनी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टेनी हॉल। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। बालकों में निरंतर थकान के कारण उनका मानसिक विकास प्रभावी होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक बुरे ढंग से। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। अधिगम के सूझ सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 संरचनावाद से, ऑप्शन नंबर 2 प्रयोजनवाद से, ऑप्शन नंबर 3 गेस्टेल्टवाद से, ऑप्शन नंबर 4 मानवीयतावाद से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। सीखने का अनुकरणात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर, ऑप्शन नंबर 2
मफ़ी, ऑप्शन नंबर 3 हिलगंडे, ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिलगंडे। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत के जनक हैं। ऑप्शन नंबर 1 पावलाव, ऑप्शन नंबर 2 कोहलर, ऑप्शन नंबर 3 स्कनर, ऑप्शन नंबर 4 गठरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्कनर है, जो ऑपरेट कंडीनिकेशन सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 परिवार पर, ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय पर, ऑप्शन नंबर 3 समुदाय पर, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालक का मानसिक स्वास्थ्य है जो परिवार पर भी निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है और समुदाय पर भी निर्भर करता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में स्थापित करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर 1 बिने, ऑप्शन नंबर 2 बकीगम, ऑप्शन नंबर 3 वेस्लर, ऑप्शन नंबर 4 वुड। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बकीगम। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से बुद्धि की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात शक्ति, ऑप्शन नंबर 2 अजीत शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त चिंतन की शक्ति, ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर प्रदत्त शक्ति। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि की एक प्रमुख विशेषता है वो जन्मजात शक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिंजिंग नगर में, ऑप्शन नंबर 2 1880 ईस्वी में चेक गणराज्य के एक उपनगर में, ऑप्शन नंबर 3 1881 में इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर 4 1882 ईस्वी में स्टेना विश्वविद्यालय अमेरिका में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिंजिंग नगर में हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 तनाव काम करने के अत्यंत विधियाँ हैं। तनाव काम करने के अत्यंत विधियाँ हैं। शोधन, ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यावर्तन, ऑप्शन नंबर 3 आत्मीयकरण, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। व्यक्तिगत भेदों की उत्पत्ति का प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 वंशानुक्रमित वातावरण दोनों, ऑप्शन नंबर 4 वंशानुक्रमित एवं आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वंशानुक्रम वातावरण दोनों। राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। नंबर 1 कोटा राज्य में, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर राज्य में, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर रियासत में, ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर रियासत में। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा रियासत में जो गैर कानूनी रियासत थी उसको कन्या वध प्रथा घोषित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 बाल विवाह प्रावधान, ऑप्शन नंबर 2 शारदा एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 विलियम बेटिंग्स एक्ट, ऑप्शन नंबर 4 बाल संरक्षण एक्ट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शारदा एक्ट है जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के तहत इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन के काल में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग के काल में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड डलहौजी के काल में लागू हुआ। तो इसका जो उत्तर है आपको जल्दी से बताना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका नंबर 4 है। लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह
अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद विद्यासागर आपका राइट आंसर है। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपको जल्दी से इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है, साथ में आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा, 2011 की जनगणना की थी, उसके अंदर भी भारत में 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं ये भी बताया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 943। 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 3 1 फरवरी 2015 को, और आपका ऑप्शन नंबर 4 है 14 फरवरी 2015 को। तो इसमें जो भी राइट आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसके कुछ मुख्य तथ्य भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी व्याख्या करके। राजस्थान में यह योजना असंतुलित शिशु लिंगानुपात वाले 10 राज्यों अलवर भरतपुर धौलपुर दौसा झुंझुनू जयपुर करौली सीकर सवाई माधोपुर व गंगानगर में लागू की गई। 10 जिलों में लागू की थी, फिर से एक बार सुन लें। अलवर भरतपुर धौलपुर दौसा झुंझुनू जयपुर करौली सीकर सवाई माधोपुर व गंगानगर में लागू की गई थी। राज्य में इसका प्रारंभ धानवय गांव से 14 मार्च 2015 को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 3 8 मार्च 2015 को, ऑप्शन नंबर 4 1 अप्रैल 2015 को। तो इसमें आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1 देश के 300 जिलों में प्रारंभ की गई, ऑप्शन नंबर 2 देश के 200 जिलों में प्रारंभ की गई, ऑप्शन नंबर 3 देश के 100 जिलों में प्रारंभ की गई, या फिर ऑप्शन नंबर 4 देश के 50 जिलों में प्रारंभ की गई। तो इसका आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये देश के 100 जिलों के अंदर 22 जनवरी 2015 को सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जो शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि प्रति वर्ष है जो जमा कराई जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 500 रुपये से 50,000 रुपये तक, ऑप्शन नंबर 2 1,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक, ऑप्शन नंबर 3 500 रुपये से 1,00,000 रुपये तक, ऑप्शन नंबर 4 1,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक। तो इसमें आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर 1,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक की राशि प्रति वर्ष खाते में जमा कराई जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 2013 को, ऑप्शन नंबर 2 14 मार्च 2015 को, ऑप्शन नंबर 3 1 अप्रैल 2014 को, ऑप्शन नंबर 4 1 जनवरी 2014 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 2013 को राजस्थान राज्य में बालिका नीति है जो लागू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 24 जून 2018 को, ऑप्शन नंबर 2 24 जून 2019, ऑप्शन नंबर 3 25 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर 4 25 जुलाई 2018। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में 3 तलाक विधेयक पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी लाइक कर दें। लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, ऑप्शन नंबर 2 तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, ऑप्शन नंबर 3 3 तलाक को रद्द और गैरकानूनी बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित ये सभी प्रावधान रखे गए थे। इसके अंदर 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान भी था, तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा भी हो सकती है,
3 तलाक को रद्द और गैरकानूनी भी बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 पहला, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 चौथा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका दूसरा स्थान था भारत के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 मेरठ, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 कानपुर, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली, जो निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई? ऑप्शन नंबर 1 2013 को, ऑप्शन नंबर 2 2012 को, ऑप्शन नंबर 3 2010 को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 2013 को। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2012 को निर्भया हत्याकांड है, इसकी वर्ष घटित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मी टू अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2017 को, ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 2016 को, ऑप्शन नंबर 3 जनवरी 2016 को, ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों मी टू अभियान की शुरुआत है जो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2017 को शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 2013 को प्रभाव में आया, ऑप्शन नंबर 2 9 अक्टूबर 2013 को आया, ऑप्शन नंबर 3 15 जून 2013 को आया, ऑप्शन नंबर 4 10 अगस्त 2013 को आया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 2013 को ये अत्यधिक प्रभावशाली हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किन संस्थानों पर लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 जहां 10 से कम कार्यरत व्यक्ति हो, जहां 10 से अधिक कार्य व्यक्ति है जो कार्यरत हो, ऑप्शन नंबर 3 जहां 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, ऑप्शन नंबर 4 जहां 50 से कम व्यक्ति कार्यरत हो। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, काम में लगे हुए हो, वहां यह है अधिनियम 2013 में इन्हीं संस्थाओं में लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? ऑप्शन नंबर 1 रानी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 2 जूही चावला, ऑप्शन नंबर 3 तनुश्री दत्ता, ऑप्शन नंबर 4 अमीषा पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तनुश्री दत्ता है, जो भारत में मी टू अभियान की अभिनेत्री, इन्होंने गति प्रदान की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 25 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर 2 8 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर 3 30 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर 4 18 जुलाई 2019 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। और जो लोकसभा में 3 तलाक विधेयक पारित हुआ था वो इससे 5 दिन पहले यानी कि 25 जुलाई 2019 को लागू हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? ऑप्शन नंबर 1 एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ऑप्शन नंबर 2 एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ऑप्शन नंबर 3 दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ऑप्शन नंबर 4 दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य जो न्यूनतम आयु है वो क्या रखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 18 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो इसमें आपको जो एज लड़के और लड़कियों के बारे में बताई गई है उसके बारे में बताना है कि लड़के की उम्र है जो लड़कियों से ज़्यादा होनी चाहिए, लड़के की उम्र लड़कियों के बराबर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लड़के की एज है जो 21 वर्ष व लड़की की उम्र है जो 18 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बाल श्रम अनुमूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 16 अगस्त 1996, ऑप्शन नंबर 2
5 जून 1990, ऑप्शन नंबर 3 22 जुलाई 2002, ऑप्शन नंबर 4 26 सितंबर 1994। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। नंबर 1 कोटा राज्य में, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर राज्य में, ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर रियासत में, ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर रियासत में। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा रियासत में। जो गैर कानूनी रियासत थी उसको कन्या वध प्रथा घोषित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 बाल विवाह प्रावधान, ऑप्शन नंबर 2 शारदा एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 विलियम बेटिंग्स एक्ट, ऑप्शन नंबर 4 बाल संरक्षण एक्ट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शारदा एक्ट है, जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के तहत इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन के काल में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग के काल में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड डलहौजी के काल में लागू हुआ। तो इसका जो उत्तर है आपको जल्दी से बताना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका नंबर 4 है। लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद विद्यासागर आपका राइट आंसर है। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपको जल्दी से इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है, साथ में आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये तो आपने बहुत बार सुन लिया होगा, 2011 की जनगणना की थी, उसके अंदर भी भारत में 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं ये भी बताया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 943। 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 3 1 फरवरी 2015 को, और आपका ऑप्शन नंबर 4 है 14 फरवरी 2015 को। तो इसमें जो भी राइट आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसके कुछ मुख्य तथ्य भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी व्याख्या करके। राजस्थान में यह योजना असंतुलित शिशु लिंगानुपात वाले 10 राज्यों अलवर भरतपुर धौलपुर दौसा झुंझुनू जयपुर करौली सीकर सवाई माधोपुर व गंगानगर में लागू की गई। 10 जिलों में लागू की थी, फिर से एक बार सुन लें। अलवर भरतपुर धौलपुर दौसा झुंझुनू जयपुर करौली सीकर सवाई माधोपुर व गंगानगर में लागू की गई थी। राज्य में इसका प्रारंभ धानवय गांव से 14 मार्च 2015 को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 2 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर 3 8 मार्च 2015 को, ऑप्शन नंबर 4 1 अप्रैल 2015 को। तो इसमें आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1 देश के 300 जिलों में प्रारंभ की गई, ऑप्शन नंबर 2 देश के 200 जिलों में प्रारंभ की गई, ऑप्शन नंबर 3 देश के 100 जिलों में प्रारंभ की गई, या फिर ऑप्शन नंबर 4 देश के 50 जिलों में प्रारंभ की गई। तो इसका आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये देश के 100 जिलों के अंदर 22 जनवरी 2015 को सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जो शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि प्रति वर्ष है जो जमा कराई जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 500 रुपये से 50,000 रुपये तक, ऑप्शन नंबर 2 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक,
ऑप्शन नंबर 3 500 रुपये से 1 लाख रुपए तक, ऑप्शन नंबर 4 1000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक। तो इसमें आपका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अंदर 1,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक की राशि प्रति वर्ष खाते में जमा कराई जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 2013 को, ऑप्शन नंबर 2 14 मार्च 2015 को, ऑप्शन नंबर 3 1 अप्रैल 2014 को, ऑप्शन नंबर 4 1 जनवरी 2014 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 2013 को राजस्थान राज्य में बालिका नीति है जो लागू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 24 जून 2018 को, ऑप्शन नंबर 2 24 जून 2019, ऑप्शन नंबर 3 25 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर 4 25 जुलाई 2018। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में 3 तलाक विधेयक पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी लाइक कर दें। लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, ऑप्शन नंबर 2 तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, ऑप्शन नंबर 3 3 तलाक को रद्द और गैरकानूनी बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित ये सभी प्रावधान रखे गए थे। इसके अंदर 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान भी था, तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा भी हो सकती है, 3 तलाक को रद्द और गैरकानूनी भी बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 पहला, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 चौथा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका दूसरा स्थान था भारत के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 मेरठ, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 कानपुर, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली, जो निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई? ऑप्शन नंबर 1 2013 को, ऑप्शन नंबर 2 2012 को, ऑप्शन नंबर 3 2010 को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 2013 को। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2012 को निर्भया हत्याकांड है, इसकी वर्ष घटित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मी टू अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2017 को, ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 2016 को, ऑप्शन नंबर 3 जनवरी 2016 को, ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों मी टू अभियान की शुरुआत है जो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2017 को शुरुआत की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? तो ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 2013 को प्रभाव में आया, ऑप्शन नंबर 2 9 अक्टूबर 2013 को आया, ऑप्शन नंबर 3 15 जून 2013 को आया, ऑप्शन नंबर 4 10 अगस्त 2013 को आया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 2013 को ये अत्यधिक प्रभावशाली हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किन संस्थानों पर लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 जहां 10 से कम कार्यरत व्यक्ति हो, जहां 10 से अधिक व्यक्ति है जो कार्यरत हों, ऑप्शन नंबर 3 जहां 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, ऑप्शन नंबर 4 जहां 50 से कम व्यक्ति कार्यरत हो। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, काम में लगे हुए हो, वहां यह अधिनियम 2013 में इन्हीं संस्थाओं में लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? ऑप्शन नंबर 1 रानी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 2 जूही चावला, ऑप्शन नंबर 3 तनुश्री दत्ता, ऑप्शन नंबर 4 अमीषा पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तनुश्री दत्ता है, जो भारत में मी टू अभियान की अभिनेत्री, इन्होंने गति प्रदान की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ?
ऑप्शन नंबर 1 25 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर 2 8 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर 3 30 जुलाई 2019 को, ऑप्शन नंबर 4 18 जुलाई 2019 को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था। और जो लोकसभा में 3 तलाक विधेयक पारित हुआ था वो इससे 5 दिन पहले यानी कि 25 जुलाई 2019 को लागू हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो मैं आपसे पूछने वाला था। तो दोस्तों आज का आपका प्रश्न है, आप जिस भी जिले में रहते हो अपने जिले का नाम और उसका जो शुभंकर चिन्ह है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके जिले का शुभंकर चिन्ह कौन सा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो लास्ट में मैं आपसे पूछने वाला था। दोस्तों आपको ये बतानी है कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।